तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपनी 8th वीडियो में पढ़ रहे थे कि प्रीएम्बल एक इंट्रिंसिक एड है जो कि हेल्प करता है स्टैट्यूट को समझने में। प्रीएम्बल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी किताब का प्रीफेस होता है। जैसे किसी किताब में शुरुआत में प्रीफेस होता है जो कि किताब के अंदर लिखी बातों के बारे में बात करता है, वैसे ही प्रीएम्बल होता है। ये लॉन्ग टाइटल से कुछ ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है। ये स्टैट्यूट को समझने में तो हेल्प करता है, लेकिन ये कभी स्टैट्यूट को ओवरराइड नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पर कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर की बातें समझ में आती हैं, जो अंदर लिखा है और जो प्रीफेस में लिखा है, तो स्टैट्यूट ही प्रीवेल करेगा, प्रीएम्बल नहीं। क्योंकि असली स्टैट्यूट तो अंदर लिखी बातें हैं, प्रीफेस तो उसके आगे का एक वर्णन है, समरी है एक तरह की। इसीलिए हमने यहां पर पढ़ा था कि कभी प्रीएम्बल ओवरराइड नहीं कर सकता प्लेन मीनिंग जो प्रोविजंस में लिखे हैं। शॉर्ट में कहें तो प्रीएम्बल डिस्क्लोज करता है प्राइमरी इंटेंशन लेजिस्लेचर की। इसीलिए इसे केवल और केवल एक एड टू कंस्ट्रक्शन यानी कि टूल ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरह से ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन यदि स्टैट्यूट की लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर है तो हम कभी अपनी मर्जी से प्रीएम्बल में लिखी बातों को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि प्रोविजन जो इनेक्टमेंट के हैं वे प्रीवेल करेंगे, प्रीएम्बल कभी उसे ओवरराइड नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, उसके सेक्शन 5 में वर्ड इस्तेमाल हुआ है मे, जो कि ये कहता है मैरिज मे बी सोलेमनाइज्ड बिटवीन टू हिंदूज। ऐसे केस में हालांकि मे शब्द का इस्तेमाल हुआ है, पर हम उसे मैंडेटरी की तरह ट्रीट करेंगे, यानी कि दोनों पार्टीज जो मैरिज वाली हैं उनका हिंदू होना जरूरी है। सेक्शन 2 की यदि हम बात करें, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा ही डिफाइंड है, तो फैसला यह हुआ कि यदि मैरिज हो रही है क्रिश्चियन मेल और हिंदू फीमेल के बीच में, तो ऐसे केस में मैरिज एक्ट वहां लगेगा ही नहीं, और मैरिज एक्ट के हिसाब से वो शादी हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से तो वॉइड है। इसीलिए कुल मिलाकर हम इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि जब हम प्रीएम्बल को रीड करते हैं तो प्रीएम्बल में तो लिखा है दिस इज एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदूज। तो ऐसे केस में जो बात लिखी है वो हमने प्रीएम्बल से उठाई, और प्रीएम्बल में लिखा है दिस इज एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदूज। तो यहां से ये बात क्लियर हुई कि दोनों का हिंदू होना बिल्कुल जरूरी है। और ये जो मे शब्द इस्तेमाल हुआ है, ये लिखा है शादी कराई जा सकती है दो हिंदूज के बीच में, तो यहां मे शब्द कराई जा सकती है पर दोनों हिंदू होना जरूरी है। इस बात को सपोर्ट कहां से मिला? इस बात को सपोर्ट मिला प्रीएम्बल से, क्योंकि प्रीएम्बल में साफ लिखा है कि ये एक्ट है ही किस लिए? अमेंड और कोडिफाई करने के लिए उन लॉज को जो किन की शादियों के लिए है, हिंदूज की। और ये एक बहुत फेमस केस है गुल्लूपोली सौर्या वर्सेस बंदरू पावनी। इसे हम गुल्लूपोली वर्सेस बंदरू के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बताया कि प्रीएम्बल की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन वो कभी क्लियर मीनिंग ऑफ द एक्ट को क्या नहीं कर सकता? ओवरराइड। आपने देखा होगा कि जो भी कोई एक्ट होता है वो चैप्टर वाइज बटा होता है, और हर चैप्टर का एक नाम होता है। उसे ही हम हेडिंग एंड टाइटल ऑफ चैप्टर पुकारते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि कंपनी एक्ट का चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी का है, और चैप्टर नंबर 2 में वे सारे सेक्शंस डाले गए हैं जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से संबंधित हैं। इसीलिए जो चैप्टर नंबर 2 है, एक तरह से उसका टाइटल या उसकी हेडिंग है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू, जिसमें सेक्शन 3 से लेकर 22 तक कवर हो जाते हैं। इसीलिए यदि हम देखें किसी एक्ट में, तो हम जनरली पाते हैं कि बहुत सारे सेक्शंस जो एक किसी ऑब्जेक्ट से जुड़े होते हैं उन्हें एक जगह ग्रुप किया जाता है,
और फिर उसे एक चैप्टर बना दिया जाता है। उस चैप्टर का कुछ तो नाम रखते हैं, उसी को हम चैप्टर की हेडिंग और चैप्टर का टाइटल कहते हैं। एक तरह से ये समझाता है कि इनमें जितने भी सेक्शंस हैं वो सब इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है और उससे संबंधित मैटर से रिलेटेड है। यानी कि देखा जाए तो इसका मतलब यहां जो चैप्टर या हेडिंग है, चैप्टर या उस चैप्टर की हेडिंग या टाइटल है, उसका इस्तेमाल हो जाता है इंटरप्रेट करने के लिए लॉ को, लेकिन वो कभी जो डायरेक्ट मीनिंग है उसे रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। यानी कि यदि अंदर लिखी कोई बात और इसमें आ जाता है कोई कॉन्फ्लिक्ट, तो ऐसे केस में जो अंदर लिखी बात है उसे ही माना जाएगा, चैप्टर हेडिंग टाइटल को नहीं माना जाएगा। फिर वर्ड है मार्जिनल नोट्स। हालांकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कुछ लोगों का इस चीज को लेकर, वैसे मार्जिनल नोट्स को भी हम इनेक्टमेंट को कंसिडर करने में इस्तेमाल कर लेते हैं। मार्जिनल नोट्स एक्चुअली है क्या चीज? नॉर्मल भाषा में जब आप पढ़ाई करते हो तो आप एक हेडिंग लिखते हो, हेडिंग के बाद चीज को एक्सप्लेन करना शुरू करते हो। तो जिन्हें हम नॉर्मल भाषा में किसी पैराग्राफ की हेडिंग कहते हैं उसे ही लीगल लैंग्वेज में मार्जिनल नोट शब्द के नाम से जाना जाता है। फिर बात आती है डेफिनेशनल सेक्शन या इंटरप्रिटेशन क्लॉज। हम सबको पता है कि अधिकतर एक्ट्स में सेक्शन नंबर 2 जो है वो डेफिनेशनल क्लॉज का होता है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज का होता है। कुछ चैप्टर ऐसे भी है जिनमें सेक्शन नंबर 3 है डेफिनेशंस की, जैसे कि हम जनरल क्लॉज एक्ट पढ़ेंगे, वहां पर सेक्शन 3 में दे रखे हैं बहुत सारे डेफिनेशंस। पर मोस्ट ऑफ द एक्ट्स में जो सेक्शन 2 है वो डेफिनेशन का होता है। जो एक्ट में शब्द इस्तेमाल होते हैं, अधिकतर शब्द जो डिटेल में समझे जाने होते हैं पहले ही सेक्शन 2 में समझा दिए जाते हैं, और फिर पूरे एक्ट में उस शब्द का वही मतलब रहता है जब तक कि कहीं और कुछ और ही इंटेंशन नजर ना आ रही हो। किसी भी एक्ट में उस शब्द का वो मीनिंग होता है जो डेफिनेशन में दिया गया है, और ओवरराइडिंग इफेक्ट उस डेफिनेशन की ही होती है। डेफिनेशंस को लॉ को समझने में हमेशा हेल्प की जाती है, डेफिनेशन यूज होती है हेल्प करने में, यानी कि इंटरप्रिटेशन का टूल है ये भी एक तरह से। जो लेजिस्लेचर है उसके पास पावर है कि वो स्टैट्यूट में डाल सकें स्टैट्यूट की डेफिनेशन, और ये बहुत कॉमन है क्योंकि हर स्टैट्यूट में डेफिनेशंस होती ही हैं कुछ शब्दों की, कुछ एक्सप्रेशंस की, वो स्टैट्यूट की बॉडी का पार्ट है। जब कोई शब्द या कोई फ्रेज डिफाइन किया जाता है तो फिर उस पर्टिकुलर इनेक्टमेंट में उसका वही मतलब लिया जाता है, केवल वही मतलब जो उसे डेफिनेशन में दिया गया है। उस सेक्शन में, उस एक्ट को समझने के लिए, सेक्शन को समझने के लिए वो वर्ड इस्तेमाल होता है जब तक कि कहीं और कुछ इसके विपरीत पहले से ही ना लिखा हो। यदि स्टैट्यूट में ही कुछ बात ऐसी लिखी है कि अनलेस कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर दिस वर्ड मींस एज डिफाइंड इन सेक्शन दैट सबसेक्शन दैट, जैसे कि आप लेबर लॉज पढ़ते हैं तो एम्प्लॉयर शब्द की डेफिनेशन और एम्प्लॉय शब्द की डेफिनेशन अधिकतर लॉज में अलग अलग है। इसीलिए हर लॉ में एम्प्लॉयर किसे कहेंगे और एम्प्लॉय किसे कहेंगे वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां उस एक्ट में क्या डिफाइंड है। जैसे आप फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ो, ग्रेच्युटी एक्ट पढ़ो, पीएफ एक्ट पढ़ो, बोनस एक्ट पढ़ो, तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की डेफिनेशन है और हर एक्ट में अलग तरह से डिफाइंड है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को। कोर्ट कभी इग्नोर नहीं कर सकता है स्टैट्यूटरी डेफिनेशन, और ट्राई और एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है कि ट्रू मीनिंग क्या होगा उस डेफिनेशन के अलावा। यानी कि जो डेफिनेशन में लिखा है फिर उस एक्ट की वही है, हमें वहां से इंटरप्रेट करने के लिए कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन क्लॉज डालने के दो पर्पसेस हैं। एक तो ये एक तरह से की हो गई प्रॉपर इंटरप्रिटेशन की उस पर्टिकुलर इनेक्टमेंट के लिए कि भाई इस इनेक्टमेंट में तो इस शब्द का यही मतलब है, और दूसरी बात ये लैंग्वेज को शॉर्टन करने का एक तरीका भी तो है। इससे रिपीटिशन अवॉइड हो जाता है सेम शब्द के बारे में जो बार बार इस्तेमाल हो रहा है लेजिस्लेचर में। तो इसीलिए एक बार डिफाइन कर दिया, बार बार उसका वही मतलब रहेगा लॉ में, चाहे उस पर्टिकुलर लॉ में, चाहे वो जहां भी इस्तेमाल होता रहे।
डेफिनेशंस भी वैसे कई प्रकार की होती हैं। कुछ डेफिनेशंस होती हैं जिन्हें हम रिस्ट्रिक्टिव और कुछ को हम एक्सटेंसिव कहते हैं। रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन वो होती है जिसमें जितना लिखा है उतनी ही बातें शामिल हो सकती हैं, हालांकि एक्सटेंसिव डेफिनेशन जो है वे बड़ी हो सकती हैं, उसमें जो लिखा है उससे अधिक भी चीजें आ सकती हैं जो उस नेचर की होती हैं। यानी कि कुछ डेफिनेशन इंक्लूसिव नेचर की होती हैं तो कुछ डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नेचर की होती हैं। कुछ एम्बिगुअस डेफिनेशंस होती हैं और कुछ डेफिनेशंस होती हैं कंट्ररी टू कंटेक्स्ट। आओ डेफिनेशन के अलग अलग तरह के नियमों को पढ़ने का प्रयास करें। वैसे तो नाम से ही पता चलता है, जो रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशंस हैं ये वो डेफिनेशन होती हैं जो कि और कुछ शामिल नहीं करती हैं अपने आप में, जितनी बात बताई बस उतना ही। डेफिनेशन किसी वर्ड की या एक्सप्रेशन की किसी सेक्शन में रिस्ट्रिक्टिव भी हो सकती है अपने ऑर्डिनरी मीनिंग में, एक्सटेंसिव भी हो सकती है। मान लो शब्द इस्तेमाल हुआ है और उसमें लिखा है मीन्स सच एंड सच, तो इसका मतलब मैं बता रहे हैं क्या क्या, तो इसीलिए प्राइमा फेसी वो रिस्ट्रिक्टिव नेचर की होती है, एग्जॉस्टिव नेचर की होती है। हमें उसका मीनिंग सच एंड सच तक ही रिस्ट्रिक्ट रखना है। लेकिन यदि किसी डेफिनेशन में इस्तेमाल हुआ है टू इंक्लूड सच एंड सच, तो प्राइमा फेसी वो एक्सटेंसिव या एग्जॉस्टिव नेचर, एक्सटेंसिव या इंक्लूसिव नेचर की है, क्योंकि इंक्लूड सच एंड सच, यहां पर जो वर्ड डिफाइंड होता है वो मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा होता है बल्कि और फैला रहा होता है, क्योंकि उन्होंने कहा होता है इंक्लूड सच एंड सच। यदि खाली लिखा है सच एंड सच तो रिस्ट्रिक्टिव, लिखा है इंक्लूड सच एंड सच तो ऐसे केस में इंक्लूसिव नेचर की डेफिनेशन है। एक्सटेंसिव में चीजें जुड़ सकती हैं, एक्सटेंड हो सकती हैं, रिस्ट्रिक्टिव में चीजें जुड़ नहीं सकती, एक्सटेंड नहीं हो सकती, जितना लिखा है बस उतना ही। एम्बिगुअस डेफिनेशन, एम्बिगुअस का तो मतलब होता है जो क्लियर नहीं है। कभी कभी हम पाते हैं कि डेफिनेशन जो सेक्शन में है वो अपने आप में थोड़ी सी एम्बिगुअस होती है, इसीलिए उस डेफिनेशन में स्कोप होता है कि अदर लॉज के संबंध में उसे किसी अलग तरीके से भी समझा जा सकता है उसके ऑर्डिनरी मीनिंग को जब डिफाइन करें। इस तरह की डेफिनेशन इसीलिए कभी आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते, हमेशा उसे किसी कंटेक्स्ट, किसी फ्रेज, किसी चीज के साथ जोड़कर पढ़ते हैं ताकि उसे उस संबंध में एक्यूरेसी मिल जाए। जो डेफिनेशन अदरवाइज वेग होगी, अनसर्टेन होगी, बट जो डेफिनेशन अदरवाइज वेग होगी, अनसर्टेन होगी, बट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही होगी, तो ऐसे केस में वो डेफिनेशन एम्बिगुअस नेचर की कहलाती है। यानी कि जिस डेफिनेशन को हम आइसोलेशन में ना पढ़कर बल्कि बाकी चीजों के साथ जोड़कर पढ़ते हैं और फिर उसका अर्थ निकालते हैं तो उसे बोलते हैं एम्बिगुअस डेफिनेशन। यानी कि वहां पर डेफिनेशन में एक स्कोप छुटा होता है कि किसी कंटेक्स्ट में कुछ और मीनिंग तो किसी और कंटेक्स्ट में इसी वर्ड का कुछ और मीनिंग हो सकता है, और वो कंटेक्स्ट क्या है वो डिपेंड करता है कि कौन सा लॉ एप्लीकेबल है साथ में। अब बात आती है ऐसी डेफिनेशंस की जो सब्जेक्ट टू कंट्ररी कंटेक्स्ट होते हैं। कभी कभी लिखा होता है सब्जेक्ट टू कंट्ररी कंटेक्स्ट, यानी कि कुछ और ही कहा गया हो तो बात अलग है। जब वर्ड डिफाइन किया जाता है और उसमें एक से ज्यादा अर्थ निकल सकते हैं तो ऐसे केस में वो किस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, और फिर यदि कंटेक्स्ट कुछ और कह रहा होता है तो बात अलग है, नहीं तो जो मतलब दिया गया होता है वही अप्लाई करना होता है। ऐसी डेफिनेशंस को हम सब्जेक्ट टू अ कंट्ररी कंटेक्स्ट पुकारते हैं। इसके अलावा इलस्ट्रेशंस तो होते ही हैं। अभी इलस्ट्रेशंस एग्जाम्पल्स ही हैं एक तरह के, सेक्शंस का पार्ट नहीं होते हैं, और डिटेल्स हम अभी दूसरी वीडियो में देखते हैं, 9th वीडियो में, अपनी 10th वीडियो में राधा।